कहानी शुरू होती है एक घने और सुनसान जंगल में, जहां हेलन अपने 2 बेटों के साथ एक छोटे से घर में रहती है। वे सभी एक अजीब नियम का पालन करते हैं। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर से एक मजबूत मोटी रस्सी बांधते हैं, जिसका दूसरा सिरा घर की नींव से बंधा होता है। हेलन का मानना है कि दुनिया पर बुरी आत्माओं का कब्जा हो चुका है और अब केवल उनका घर ही एकमात्र सुरक्षित स्थान है। अगर कोई व्यक्ति उस रस्सी से बंधा न रहे तो आत्माएं उसे अपने कब्जे में ले सकती हैं। एक दिन हेलन अपने दोनों बेटों को साथ लेकर भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकलती है। तभी हेलन को एक अजनबी पीला चेहरा लिए बूढ़ा आदमी घूरता हुआ दिखाई देता है। वह अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाती है, मगर जल्द ही उसके कानों में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जो उसे रस्सी छोड़ने के लिए उकसाती हैं। हेलन इन आवाजों की आदी हो चुकी है और इस बार भी वह उनकी बातों में नहीं आती। दूसरी ओर उसका बड़ा बेटा सैमुअल बिना किसी परेशानी के एक गुलेल से गिलहरी मारकर खुश हो जाता है। यह देख छोटा बेटा रैंडी भी कुछ कर दिखाने की ठान लेता है और एक पेड़ पर चढ़कर पक्षी के घोंसले से अंडे लेने की कोशिश करता है, मगर वहां कोई अंडा नहीं बचा होता। वापस उतरते वक्त उसे जमीन पर एक अंडा दिखाई देता है, लेकिन रस्सी की लंबाई कम पड़ जाती है। रैंडी रस्सी खोलने की सोचता है, मगर तभी उसका भाई आकर उसे रोकता है। रैंडी को बुरा लगता है क्योंकि सैमुअल सिर्फ 3 मिनट बड़ा है और हमेशा उसे आदेश देता है। वह गुस्से में सैमुअल की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे सैमुअल फिसलकर नीचे गिर जाता है और उसकी रस्सी हाथ से छूट जाती है। घबराया हुआ रैंडी माँ को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। हेलन दौड़ती है, लेकिन रस्सी तन चुकी होती है और वह आगे नहीं बढ़ पाती। वह देखती है कि रैंडी रस्सी खोलकर अपने भाई की मदद करने जा रहा है। तभी जंगल में एक डरावनी जीभ लपलपाती बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो अजीब ढंग से रेंगते हुए बच्चों की ओर बढ़ती है। हेलन तुरंत अपनी रस्सी काटकर दोनों बच्चों को बचाने दौड़ती है और उन्हें पकड़कर पहाड़ी के ऊपर खींच लाती है। औरत पीछा करते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है, मगर हेलन तेजी से तीनों को एक ही रस्सी से बांध देती है। जैसे ही वह गांठ बांधती है, वह आत्मा उनके करीब आ जाती है, मगर अब वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह सिर्फ हेलन के कान के पास अजीब सी आवाजें निकालती रहती है। रैंडी को अब भी यह सब अजीब लगता है, क्योंकि उसे तो कोई आत्मा दिखाई ही नहीं दी। वह सोचने लगता है कि कहीं माँ झूठ तो नहीं बोल रही। हेलन जब देखती है कि वह आत्मा वहां से चली गई, तो वह बच्चों को घर लेकर आती है। फिर एक खंजर लेकर दोनों बच्चों को घर के उस जगह पर ले जाती है जहां फर्श पर रहस्यमयी चिन्ह बने होते हैं। वह उन्हें हाथ रखने को कहती है और एक मंत्र पढ़वाती है, ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि बच्चे किसी बुरी आत्मा से संक्रमित नहीं हुए। सब कुछ ठीक पाकर वह राहत की सांस लेती है और सैमुअल के पैर का इलाज करती है। इसके बाद वह घर की रस्सियों को और मजबूती से बांधती है। तभी वही डरावनी बूढ़ी औरत फिर से घर के दरवाजे पर दिखाई देती है। वह कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी से साफ था कि खतरा अभी भी मंडरा रहा है। रात के खाने पर हेलन अपने बच्चों को फिर से चेतावनी देती है। इन आत्माओं को धोखा देना आता है। वे कभी घायल लड़की बनकर मदद मांगती हैं, तो कभी मासूम बच्चे की तरह दिखती हैं। एक बार हेलन ने एक घायल लड़की को देखा था जो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन हेलन नहीं मानी। कुछ ही समय बाद वही लड़की एक कंकाल में बदल गई थी। वह बच्चों को समझाती है कि अगर रस्सी छोड़ी तो आत्मा उनके शरीर में समा जाएगी और तब वो घर में घुसकर उन्हें आपस में मरवा सकती हैं। लेकिन रैंडी अब भी माँ की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाता। उसे शक है कि शायद वह लड़की वाकई असली रही हो। रात को सोने से पहले वह अपने भाई से पूछता है, क्या तुम्हें भी आत्मा दिखी थी? अब रैंडी को लगने लगा था कि उसकी माँ की बातें उतनी भी विश्वसनीय नहीं हैं, जितना वो दिखाने की कोशिश करती हैं। उधर घर के बाहर हेलन, जो चुपचाप चाकू तेज कर रही थी, अचानक देखती है कि एक पुरुष आत्मा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। वह आत्मा कहता है कि आज वो बस जरा सा चूक गया, वरना दोनों बच्चों को जिंदा निकल जाता। लेकिन हेलन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। अगली सुबह रैंडी अपनी माँ के साथ गोदाम में पौधों की नर्सरी लगाने में मदद कर रहा होता है। तभी उसकी नजर माँ की पीठ पर बने टैटू पर पड़ती है और वह एक बार फिर माँ की बातों पर शक करने लगता है। अगर पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है तो फिर ये टैटू किसने बनाया? हेलन जवाब देती है कि ये टैटू तो दुनिया में आत्माओं के आने से पहले ही बनवाया गया था। रैंडी इस उत्तर से संतुष्ट तो नहीं होता, लेकिन चुप हो जाता है। कुछ दिनों तक जब वे जंगल नहीं जा पाए तो घर का खाना खत्म होने लगा। अब सिर्फ एक अचार लगी लहसुन की कली बची थी। हेलन उसे 2 टुकड़ों में काटकर दोनों बेटों को खिला देती है। खुद भूखी रह जाती है। उसे एहसास है कि अगर जल्द कुछ न किया तो भूख से ही मौत हो जाएगी। आत्माएं बाद में आएंगी। हेलन अब घर की तीनों रस्सियों को जोड़ती है और एक तीर कमान लेकर जंगल के भीतर शिकार के लिए निकल पड़ती है। उसे जल्दी ही एक कौवा दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे निशाना बनाने वाली होती है, उसे अचानक दिखता है कि वही कौवा रैंडी की लाश को चोंच मार रहा है। हेलन सन्न रह जाती है, लेकिन तुरंत समझ जाती है कि ये भी आत्माओं का एक भ्रम है।
वह दोबारा तीर चलाने लगती है, भ्रम गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाती है, उसके पास रैंडी की लाश जैसी आकृति फिर से प्रकट होती है। डर के मारे उसका तीर चूक जाता है और कौवा उड़ जाता है। हेलन अब समझ चुकी थी कि आत्माएं उन्हें भूखा मारना चाहती हैं। वह हार नहीं मानती। अब वो और उसके बच्चे रोज जंगल जाकर पेड़ों की छाल उबाल कर खा रहे हैं। एक दिन जब रैंडी छाल निकाल रहा होता है, उसे पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह पलटता है। माँ और भाई दोनों अचानक गायब हो चुके होते हैं। जैसे ही वह उन्हें ढूंढने की सोचता है, एक शक्तिशाली ताकत उसकी रस्सी को खींचने लगती है और उसे एक सूखे कुएं में घसीटने की कोशिश करती है। दरअसल रैंडी को नींद में चलने की आदत थी। उस रात भी उसे डरावना सपना आया और वह चलते चलते घर से बाहर निकल गया। तभी हेलन समय पर बाहर आकर उसे गोद में उठाकर घर लाती है। गुस्से में आकर वह रैंडी को जमीन पर बने जादुई चिन्हों पर घुटनों के बल बैठाकर जबरन मंत्र पढ़वाती है। अब वह रैंडी को जमीन के नीचे बने तहखाने में बंद कर देती है ताकि वह दोबारा नींद में बाहर न चला जाए। यहाँ तक कि शौचालय जाने की भी अनुमति नहीं मिलती। इस घटना के बाद रैंडी का आत्माओं पर से विश्वास पूरी तरह उठ जाता है और अब वह माँ से दूर भाग जाना चाहता है। लेकिन उसका भाई सैमुअल उसके साथ नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह चाहकर भी नहीं जा पाता। इसी दौरान जब भूख और बढ़ जाती है तो हेलन एक कठिन फैसला लेती है। वह अपने पालतू कुत्ते को मारकर खाना चाहती है। अगर वे उसे संभाल कर खाएं तो 1 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। रैंडी इस फैसले का कड़ा विरोध करता है, क्योंकि उसके लिए वह कुत्ता सिर्फ जानवर नहीं, परिवार का हिस्सा है। वह माँ को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। फिर वह माँ को सुझाव देता है कि हमें इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। शायद आत्माएं उतनी खतरनाक नहीं हैं जितना माँ कहती है। माँ बेटे में इस बात पर जबरदस्त बहस हो जाती है, लेकिन चूंकि भाई सैमुअल माँ की तरफ है, रैंडी हार जाता है और बस देखता रह जाता है कि माँ कुत्ते को गोदाम में ले जाती है। हेलन जैसे ही तीर चलाने वाली होती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। असल में वह खुद भी कुत्ते को मारना नहीं चाहती, मगर बच्चों को जिंदा रखने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन रैंडी अब चुप नहीं रहता। वह अपनी रस्सी काट देता है और दौड़कर माँ को गोदाम में बंद कर देता है, ताकि माँ को यह एहसास हो सके कि बाहर की दुनिया उतनी डरावनी नहीं है जितना वह सोचती है। हेलन रो रो कर उससे दरवाजा खोलने की मिन्नतें करती है और उसी पल वह एक डरावना सच सामने लाती है। असल में उसी ने ही गलती से आत्माओं को जंगल में बुलाया था और एक बार वह उनके वश में आकर अपने पति की हत्या भी कर चुकी है। इसी बीच गोदाम की खिड़की से एक डरावनी वृद्धा फिर प्रकट होती है। यह वही स्त्री थी जिसे हेलन ने कभी मारा था, उसकी अपनी सास। इस बार हेलन नहीं चाहती कि वही त्रासदी दोबारा हो, इसीलिए आत्मा के पास आने से पहले ही वह खिड़की का कांच तोड़कर उसी के टुकड़े से अपनी गर्दन काट लेती है। जब सैमुअल दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, तब तक हेलन की मौत हो चुकी होती है। यह दृश्य देखकर रैंडी को माँ की सारी बातें सच लगने लगती हैं और अब वह डर के मारे खुद ही रस्सी उठाकर अपने शरीर से बांध लेता है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हेलन अब कभी वापस नहीं आने वाली। अब शानम्याओ भी गंभीर रूप से बीमार पड़ चुका था। सर्दियों के लिए खाना जमा करने के लिए रैंडी ने माँ की तरह 3 रस्सियां आपस में जोड़ ली और जंगल के और भी गहरे हिस्से की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में उसे एक पक्की सड़क दिखाई दी। यह देखकर उसके दिल में फिर उम्मीद जगी, शायद दुनिया में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। वह सड़क के किनारे खड़ा होकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि एक आदमी उसका पीछा करते हुए आ गया है। उसका नाम था कोल। वह कहता है कि उसने रैंडी की मदद की पुकार सुनी और उसी के सहारे यहाँ तक आया। रैंडी के लिए यह पहला मौका था जब उसने किसी और इंसान को देखा था, लेकिन वह उलझन में था। क्या यह आदमी सचमुच इंसान है या फिर कोई दुष्ट आत्मा का भ्रम? तभी शानम्याओ अचानक कोल पर तीर चला देता है। वह हमेशा माँ की बातों पर भरोसा करता आया था, इसीलिए उसकी नजर में कोल कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी आत्मा था। तीर कोल की कमर में जा लगता है। वह घायल होकर भाग जाता है। रैंडी उसके पीछे दौड़ता है और जब वह उसे ढूंढ निकालता है तो देखता है कि कोल मरने की हालत में पड़ा है। उसने मोबाइल से पुलिस को कॉल तो कर दिया था, लेकिन अब उसमें जान बाकी नहीं थी। रैंडी ने उसका बैग उठा लिया और उसमें उसे ढेर सारा खाना मिल गया। वह भरपेट खाना खाता है और उसे यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में और भी जीवित लोग मौजूद हैं। लेकिन घर पहुंचने पर उसे झटका लगता है। शानम्याओ न सिर्फ वह खाना खाने से इनकार करता है, बल्कि उसे आरोपित करता है कि रैंडी अब दुष्ट आत्माओं के बहकावे में आ चुका है। दोनों भाइयों के बीच जोरदार झगड़ा होता है, मगर रात को भूख से तड़पते हुए शानम्याओ आखिरकार वह सारा खाना चटकर जाता है।
उसे बैग में एक औरत की तस्वीर और एक रंग बदलने वाली टॉर्च भी मिलती है। इन्हें देखकर उसके मन में पहली बार शक आता है, शायद कोल सचमुच इंसान ही था। उसी वक्त उसे गोदाम से अजीब सी आवाज आती है। वह टॉर्च लेकर वहां जाता है तो पाता है कि वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी है। लड़की कहती है कि वह अपने खोए हुए पिता को ढूंढने आई है। फिर वह शानम मियाओ के हाथ में टॉर्च पहचान लेती है और शानम मियाओ को पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है कि उसने कोल को तीर मारा था। यह सुनते ही लड़की डरकर भाग खड़ी होती है। शानम मियाओ उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन रस्सी की लंबाई खत्म हो जाती है। वह बिना सोचे रस्सी खोल देता है और लड़की के पीछे जंगल में आगे बढ़ता है, मगर लड़की कहीं नहीं मिलती। तभी उसे एक पेड़ पर चढ़ता हुआ 6 हाथों वाला एक डरावना राक्षस दिखाई देता है। पल भर में वह राक्षस शानम मियाओ के सामने आ खड़ा होता है। असल में वही लड़की वही राक्षस थी। वह राक्षसी लड़की शानम मियाओ के हाथ को चाटती है और उसकी अपनी जीभ गिरकर शानम मियाओ के मुंह में घुस जाती है। शानम मियाओ की आंखें पलट जाती हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है। उधर रैंडी को एहसास होता है कि उसका भाई घर पर नहीं है। वह देखता है कि उसकी रस्सी भी खुली पड़ी है और रैंडी घबरा जाता है। तभी उसे शानम मियाओ की आवाज सुनाई देती है और वह दौड़ता हुआ आवाज के पीछे भागता है। आगे जाकर उसे एक जर्जर कार दिखती है, लेकिन तभी असली खतरा सामने आता है। शानम मियाओ उसके रस्सी के पास खड़ा होकर अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रस्सी काट देता है। तभी कार की हेडलाइट जल उठती है और दूसरी तरफ से एक और शानम मियाओ निकल आता है। अब रैंडी को यकीन हो जाता है जंगल में सचमुच दुष्ट आत्माएं मौजूद हैं। वह उल्टे पांव घर की ओर भागता है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि माँ ने चेतावनी दी थी, एक बार अगर कोई आत्मा किसी इंसान को छू ले तो वह इस घर की रक्षा नहीं कर पाएगा। घर पहुंचते ही वह देखता है कि शानम मियाओ एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए उसके बिस्तर पर बैठा है। रैंडी उसका हाथ पकड़कर दुष्ट आत्मा को भगाने वाली मंत्र पढ़ता है, मगर अगले ही पल शानम मियाओ अचानक कुल्हाड़ी निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। रैंडी इधर उधर भागता है और जब शानम मियाओ उसे पकड़ नहीं पाता तो वह पूरा घर ही आग के हवाले कर देता है। जलते हुए घर को देखकर शानम मियाओ, जो अब पूरी तरह आत्मा के कब्जे में था, खुश होकर आग के सामने एक सेल्फी खींचता है। रैंडी को पूरी तरह मारने के लिए अब आत्मा माँ का रूप लेकर उसके सामने आती है और उसे समझाने लगती है कि वो भी आग में कूद जाए, लेकिन रैंडी उसका छल पहचान लेता है और उसे धक्का देकर घर के तहखाने में गिरा देता है। फिर वह उस पर एक विशेष अस्योम वाला ढक्कन लगा देता है। तभी आत्मा अपना असली डरावना रूप दिखाती है और जोर से चिल्लाते हुए जलकर राख बन जाती है। घर पूरी तरह जल चुका होता है, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर वहां आकर तहखाने में छिपे रैंडी को बचा लेता है। होश में आने पर रैंडी देखता है कि वह सुरक्षित है और उसके चारों तरफ मेडिकल स्टाफ मौजूद है। जब उसे पता चलता है कि इन लोगों ने कोई रस्सी नहीं बांधी है तो उसे एहसास होता है बाहर की दुनिया वैसी डरावनी नहीं थी जैसी माँ ने बताई थी। वह अब चैन की सांस लेता है और सबसे अच्छी बात, उसका भाई शानम मियाओ भी बच गया है। लेकिन रैंडी यह नहीं जानता था कि शानम मियाओ की उस सेल्फी में एक भयानक भूत की हाथ उसकी पीठ पर रखा हुआ है, यानी दुष्ट आत्मा अब उनके साथ शहर तक पहुंच चुकी है।